साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहला मऊ प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर सरिता सिंह ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में बताऊंगी। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको पर्यावरण की संरचना कैसे हुई, उसके कौन से तत्व थे जिनसे मिलकर पर्यावरण बना, और उसके बाद इन पर्यावरण में कैसे पारिस्थितिकी तंत्र की रचना होती है, इन पर्यावरण तत्वों से कैसे पारिस्थितिकी तंत्र की रचना होती है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में बताऊंगी। सब एक दूसरे से पर्यावरण में मिलजुल कर कार्य करते हैं। जैसा कि टांसले महोदय ने बताया था कि पर्यावरण पारिस्थितिकी जो है एक खुला तंत्र है और वो कार्यात्मक इकाई है। दो चीज़ें उन्होंने बताई थी, मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि टांसले महोदय ने कहा था कि पर्यावरण पारिस्थितिकी जो है वो एक खुला तंत्र के रूप में कार्य करती है और वह एक कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करती थी, ये उन्होंने बताया था। तो ये सब मिलकर सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पर्यावरण की जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी उसके विषय क्षेत्र हैं, उतने वे सब एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं। अगर उसमें जरा सा भी हस्तक्षेप होता है, जरा सा भी डिसबैलेंस होता है, तो वो हमारी पूरी पर्यावरण पारिस्थितिकी प्रभावित होती है, दुष्प्रभावित होती है, जिसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पारितंत्र के घटक या पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के रूप में किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी वातावरण में उपस्थित जीवधारी जीव तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक, जीवी जीव तो जैविक घटक होते हैं, वे अजैविक घटक और जैविक घटक तथा संयुक्त रूप से ये सारे मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जो मैंने बताया इसके घटक हैं जैविक घटक। दो पार्ट होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, जो मैं आपको बता रही हूँ। एक है जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। ये दोनों जैविक और अजैविक मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जो मैं आपको पिछली वीडियो में चित्र के द्वारा बताई थी, वही चीज़ इसमें भी है। पर्यावरण जिसमें रचना करते हैं, पर्यावरण की संरचना कैसे हुई, जैविक अजैविक और ऊर्जा के स्रोतों से पर्यावरण की संरचना हुई। वैसे ही पारितंत्र भी वही चीज़ है। पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर ही इसकी रचना हुई है। जीवमंडल में उपस्थित सभी संघटकों के वे समूह पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, उनसे ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। जैसे फाइल कहाँ गई मेरी? जनसंख्या एक एक इकाई के रूप में एक इकाई मिलकर क्या होता है, समुदाय बनता है। जनसंख्या एक लोगों की संख्या से मिलकर समुदाय बनता है, और ये विभिन्न लोगों का समुदाय जो होता है, ये विभिन्न लोगों की जनसंख्या का जो मिलकर समुदाय बनता है, इससे क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। जनसंख्या समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र, और ये विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के द्वारा ही जो भूदृश्य उत्पन्न होता है। एक निश्चित समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित भू क्षेत्र में जो है एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, जो यहाँ पे दिख रहा है। इस एक निश्चित भूदृश्य पर एक या एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। तो ये सारे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की रचना करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं मिलके। तो ये इसके बाद हम उन घटकों के बारे में आपको बताते हैं, जैविक और अजैविक घटक। ये है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक एवं अजैविक घटक। जैविक अजैविक घटक में आते हैं आपके भौतिक घटक, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, प्रकृति द्वारा बने हैं। प्राकृतिक तत्व भी इनको कहते हैं, भौतिक घटकों को। प्राकृतिक तत्व में पहला है प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो प्राप्त होता है, जिसको आगे हम आपको पोषण स्तर में पढ़ाएंगे। इनसे भी पारिस्थितिकी तंत्र को, इनसे भी विभिन्न प्रकार के जीवों को
विभिन्न प्रकार के पादप जीव जंतुओं को भोजन प्राप्त होता है। फिर है तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति। स्थलाकृति में ऊंचाई भी मायने रखता है, चाहे वो एवरेस्ट की ऊंचाई हो वो मायने रखता है, वो पारितंत्र के प्राकृतिक घटक में आता है। और ढलान या गर्त या निचाई जैसे मेरियाना गर्त है वो भी पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक घटों में आता है। तो उसके बाद अगला है वायु। विभिन्न प्रकार की वायु राशियाँ ये भी पर्यावरण पारिस्थितिकी के भौतिक घटों में सम्मिलित की जाती है। ये पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। फिर आता है अजैविक घटकों में अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटकों में आपका आता है जल, मृदा, मिट्टी, वायुमंडलीय गैसें जैसे नाइट्रोजन वगैरह आदि इत्यादि। फिर खनिज, चट्टान और विभिन्न प्रकार के और भी जो तत्व पाए जाते हैं, ये भी पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ये परस्पर क्रियाशील रहते हैं। उसके बाद आता है कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक में आपका विभिन्न जीवों को जीवित रहने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, उनमें जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ह्यूमस तथा यूरिया। ये अजैविक घटकों के अंतर्गत जो है आपका कार्बनिक घटक आता है जो पारितंत्र के घटक के रूप में कार्य करते हैं। फिर आता है आपका जैविक घटक। अब ये जैविक घटक पूरी पारिस्थितिकी की संरचना के लिए परस्पर क्रियाशील रहते हैं। उत्पादक हो गए, उपभोक्ता हो गए और अपघटक हो गए। ये उत्पादक प्रथम श्रेणी, ये आपको आगे ये पोषण स्तर में भी है, पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण स्तर। तो ये जैविक घटक में उत्पादक होते हैं जो स्वयं अपना भोजन निर्मित करते हैं, स्वयं अपना भोजन उत्पन्न करते हैं और फिर दूसरों में ट्रांसफ़र करते हैं। और दूसरा है उपभोक्ता, जो ये उपभोग करता है। ये कई श्रेणियों में होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इस तरह के उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद तीसरे आते हैं अपघटक। अपघटक में आपके आ जाते हैं सूक्ष्म जीव जंतु, कवक इत्यादि, जो बैक्टीरिया होती है, कवक होते हैं, ये अपघटक के रूप में आ जाते हैं। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं, जिसको स्वपोषी भी कह सकते हैं, उपभोक्ता जो इनको ग्रहण करते हैं, उपभोक्ता जो दूसरे का उपभोग करते हैं, दूसरे से अपना भोजन बनाते हैं, उपभोग करते हैं, और ये घटक में वो सूक्ष्म जीव जंतु आते हैं। तो ये पारितंत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के घटक थे, अजैविक और जैविक, जिसको मैंने आपको बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट इसी क्रम में आगे आपको बताऊंगी कि पोषण स्तर। पोषण स्तर एवं खाद्य श्रृंखला। ये जो विभिन्न प्रकार के अभी तक मैंने आपको बताया जो जैविक अजैविक घटक होते हैं, ये सब मिलकर पारस्परिक अंतरक्रिया करते हैं, पारस्परिक अंतर संबंधित होते हैं और ये सब मिल के कार्य करते हैं। और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को संचालित करने के लिए उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र तो तभी संचालित होगा सुचारू रूप से जब, जैसे मनुष्य को चलने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना, ताकत की ज़रूरत होती है, तभी हम भोजन करते हैं, भोजन करके फिर आगे का कार्य करते हैं। तो इसी तरह से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को चलने के लिए, पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रूप से संचालित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह जीवों में यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है।
जिसके लिए विभिन्न प्रकार के पोषण स्तर बने हुए हैं, जो एक प्रथम पोषण स्तर है, द्वितीय पोषण स्तर है, तृतीय पोषण स्तर है। प्रथम पोषण स्तर में बांटा गया है। प्रथम पोषण स्तर में आते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता। प्रथम पोषण स्तर में आपके आते हैं उत्पादक, जिसको कह सकते हैं हम। आधार पोषण स्तर भी उनको कहते हैं, या स्वपोषी जीव भी, या प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, जो प्रथम पोषण स्तर में आते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका द्वितीय पोषण स्तर। द्वितीय पोषण स्तर में प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। प्रथम में स्वपोषी जीव भी कह सकते हैं हम, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं, या प्राथमिक उत्पादक होते हैं। वो उत्पादक करते हैं, उत्पादन करते हैं, तभी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या वो डायरेक्ट सूर्य की, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि आपको मैं खाद्य श्रृंखला में बताऊंगी। लेकिन पोषण स्तर बता दूं पहले कि सारी पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा प्राप्त सुचारू रूप से चलने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको विभिन्न पोषण स्तरों में डिवाइड किया गया है। प्रथम पोषण स्तर में आपका स्वपोषी जीव होते हैं या प्राथमिक उत्पादक होते हैं, और द्वितीय पोषण स्तर में आपके आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो उन उत्पादक जीवों को, वो जो स्वपोषी जीव होते हैं उनको जो ग्रहण करते हैं, वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। फिर द्वितीय पोषण स्तर में ये हुए प्राथमिक उपभोक्ता। तृतीय पोषण स्तर में तृतीय उपभोक्ता होंगे, और चतुर्थ पोषण स्तर में सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता, या उच्चतम स्तर भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से, और लास्ट में जो होगा वो होगा अपघटन। अपघटन क्या होते हैं कि ये उपयुक्त सभी पोषण स्तरों से खाद्य ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। जो चारों पोषण स्तर होते हैं, तीनों पोषण स्तर 3 या 4 में बांट सकते हैं, इन सब से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इन सब से वो आहार ग्रहण करते हैं। अपघटन कर्ता जिसको कहते हैं, जिसको प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है, क्योंकि वो मृत जीव जंतुओं को, मनुष्य को, पेड़ पौधों को, इन सब का क्या करते हैं, मिट्टी में विलीन कर देते हैं और उन्हें पूरा वायुमंडल में वियोजित कर देते हैं। तो इस तरह से ये थे पोषण स्तर, जो मैंने आपको बताया। विभिन्न ऊर्जा को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषण स्तरों, विभिन्न 3 या 4 प्रकार के पोषण स्तर होते हैं। अब पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है, क्योंकि सूर्य से ही प्रथम उत्पादक जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रथम जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या हुआ? सौर ऊर्जा हुआ। सूर्य की ऊर्जा ही प्रथम स्रोत हुआ। उसके बाद जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? हमेशा एक दिशा में होता है। जैसे ये आता है आपका खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या है कि विभिन्न, अभी मैंने जो आपको बताया पोषण स्तर में जीव जंतुओं को मैंने आपको बताया ऊर्जा का प्रवाह होता है। 4 प्रकार के पोषण स्तर पाए जाते हैं। अब इन पोषण स्तरों से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादन हेतु, संचालन हेतु मैंने बताया ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा कैसे जीवों में जाती है? खाद्य पदार्थों के माध्यम से जाती है। इन खाद्य पदार्थों के माध्यम से ऊर्जा संचलित होती है, ऊर्जा का संचालन होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। और यह खाद्य श्रृंखला एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, जो मैंने अभी 4 पोषण स्तर आपको बताए, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा का हमेशा, हम लोगों ने ऊर्जा के नियम में पढ़ा था, लिंडमान का नियम था। ऊर्जा का लिंडमान का नियम था, जिसमें बताया गया था कि विभिन्न पोषण स्तरों से एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का मात्र 10% ही भाग रूपांतरित होता है। ये लिंडमान का 10% नियम था कि एक जीव से दूसरे जीव में जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो वो मात्र 10% होता है। मतलब जैसे कोई 100% डायरेक्ट सूर्य से प्राप्त कर रहा है प्राथमिक उपभोक्ता, तो द्वितीय उपभोक्ता तक उत्पादक ग्रहण कर रहा है 100%, तो प्रथम उपभोक्ता उसका 10% ही पाएगा, 90% वो अपने में बचा के रखता है। खाली उसका 10% ही वो रूपांतरित करता है प्राथमिक उपभोक्ता में। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से जब द्वितीयक उपभोक्ता में वो ऊर्जा जाती है तो उसका 10% जाती है।
जो वो 10% उसका 10% भाग उसका पाती है, दूसरा द्वितीय में जाता है, और द्वितीय से तृतीय इस तरह से ऊर्जा कम होती चली जाती है। प्राथमिक उपभोक्ता तक ज़्यादा, उत्पादक तक ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, उसके बाद धीरे धीरे ऊर्जा में कमी आती जाती है। उसके बाद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और वह एक दिशा में होता है हमेशा, और यह ऊर्जा का स्थानांतरण मैंने बताया कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में भोज्य पदार्थों के जाने पर भोज्य पदार्थों की ऊर्जा में कमी आती जाती है। खाद्य श्रृंखला के दो चीज़ है, भोज्य पदार्थों में क्या होता है, ऊर्जा की कमी आती है। भोज्य पदार्थों के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में भोज्य पदार्थों के जाने पर भोज्य पदार्थों की ऊर्जा में कमी आती है, लेकिन एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर पोषण स्तरों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोनों दो तरह के क्वेश्चन हैं। एक भोज्य पदार्थ से दूसरे भोज्य पदार्थ में जाने पे क्या होंगे, पदार्थ के जाने एक पोषण स्तर से में भोज्य पदार्थ के जाने पे दूसरे पोषण स्तर के भोज्य पदार्थ में कमी आती है, लेकिन एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पे ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये दोनों में छोटा सा डिफरेंट है। और एक चीज़ और है कि जो ये मैंने आपको बताया, ये देखिए ये है प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक ये पेड़ है, मान लीजिए ये हुआ प्राथमिक उत्पादक। अब इसको शाकाहारी जीव, ये प्रथम उपभोक्ता हुआ, ये ग्रहण कर रहा है। खरगोश, ये शाकाहारी जीव इसको ग्रहण कर रहा है। टिड्डा, ये भी इसको ग्रहण कर रहा है। ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये सब हैं। देख रहे हैं आप, ये टिड्डा है प्राथमिक उपभोक्ता, ये चूहा है प्राथमिक उपभोक्ता जो कि शाकाहारी जीव के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद ये बकरी है प्राथमिक उपभोक्ता, ये खरगोश है प्राथमिक उपभोक्ता जो प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, और ये शाकाहारी जीव के अंतर्गत आएंगे। शाकाहारी जीव के अंतर्गत आएंगे ये सब। ये हैं प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक को जो ग्रहण करते हैं, ये प्रथम उपभोक्ता हो गए। अब ये प्रथम उपभोक्ता को जो ग्रहण करेंगे, जैसे ये हो गई, ये चिड़िया, ये सर्प। सर्प क्या करता है, चिड़िया क्या करती है, टिड्डे को खाती है। सर्प चूहा खाता है, बकरी को शेर खाता है, खरगोश को भेड़िया खाता है। खरगोश को शेर भी खा सकता है, बकरी को भी ये खा सकता है, चूहे को भी ये खा सकता है, ये सब। लेकिन ये सब इनको खाने वाले, प्रथम उपभोक्ता को खाने वाले ये मांसाहारी जीव हैं। द्वितीय उपभोक्ता में ये मांसाहारी जीव आ जाएंगे आपके। ये चिड़िया जो बड़ी है, ये सर्प, ये शेर, ये भेड़िया, ये इनको खा जाते हैं। देख रहे हैं आप, ये इनसे ऊर्जा ग्रहण किए, इनसे ये 100% अगर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त कर रही है तो ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये ऊर्जा 100% पर प्राप्त कर रहे हैं, तो इनका 10% इनके में रूपांतरित हुआ प्रथम उपभोक्ता में। 10% गया, अब इनके 10% का इनको 10% गया, तो ऊर्जा में वैसे भी देखिए कमी होती जा रही है। इनका 10%, ये 90% अपने में रखा, 10% इनको दिया, इनसे 10% इनको गया, ये 10% का 90% रखा अपने पास, तो इससे इसको कम ऊर्जा मिली, इससे इसको कम ऊर्जा मिली। उसके बाद भोज्य पदार्थों में कमी हो रही है ऊर्जा में। उसके बाद फिर इन सबको खाने वाला कौन है, इन सबको खाने वाला ये बाज है। ये सर्प को, शेर को खाती है, ये बाज सर्प को भी खाता है। उसके बाद इन सबको खा सकते हैं, ये सर्वाहारी मनुष्य आगे आएगा आपका। इन सबको मांसाहारी शाकाहारी जीव में आएगा आपका सर्वाहारी मनुष्य। और उसके बाद क्या होते हैं, ये केचुआ आ गया, किलनी आ गई, किलनी जिसको कहते हैं। ये केचुआ और किलनी क्या हुई, अपघटीय जीव होते हैं, छोटे जीव जंतु जो कि प्रकृति के मेहतर कहे जाते हैं। प्रकृति के मेहतर क्या होते हैं, साफ सफाई करते हैं ना, गंदगी को साफ करते हैं, जो भी मलबा होता है मनुष्य का उसको साफ करते हैं, तो इसीलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। चूँकि ये जब मृत्यु के बाद मनुष्य जीव जंतुओं पेड़ पौधों की मृत्यु के बाद उनको क्या करते हैं, प्रकृति में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला के मृत्यु के बाद अपघटन कर देते हैं और खाद्य के रूप में उनको विलीन कर देते हैं। तो इस तरह से ये अपघटन करता हुए केचुए किलनी के रूप में हुए। बाकी ये तृतीयक उपभोक्ता हुए, द्वितीयक उपभोक्ता हुए, और ये प्राथमिक उपभोक्ता हुए, और ये प्राथमिक उत्पादक हुए। ये कार्बनिक खाद्य
भी हैं, इनसे बनते हैं, उत्पादित होते हैं। तो ये थे हमारे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में घास, टिड्डा, मतलब एक क्रम और बनता है, घास, टिड्डा, मेढक, सर, ऐसे भी क्रम बनता है। घास में क्या आता है, प्राथमिक उत्पादक होते हैं और टिड्डा जैसे प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हुआ और सर्प हुआ तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरह से ये बनती है हमारी खाद्य श्रृंखला, पोषण स्तर एवं खाद्य श्रृंखला जो मैंने आपको बताया। और ये सुचारू रूप से हमारी पारिस्थितिकी तंत्र को संचालित करते हैं। ये सभी हमारी पारिस्थितिकी तंत्र को क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र में क्रियाशील रहते हैं हमेशा ये, और इन्हीं के सामंजस्य से, इन्हीं के जो है उनसे, इनके पारस्परिक संबंधों से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर ये आपको पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, ये सब आपको अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करिए, हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे जो भी लेक्चर के नोटिफिकेशंस हों आप तक हमेशा अपडेट होते रहें। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े रहें।